शाम को तुम्हारी मंगनी है। फूफा जान सब रिश्तेदारों को फ़ोन करके बता चुके हैं। मुझसे भी कहा है कि शाम 7 बजे तक तुम्हें लेकर घर आ जाओ। मलीहा ने कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। कार कस्टे फारूकी से निकलकर मेन रोड पर आ गई थी। इस रोड पर आगे जाकर एक ज़ेली सड़क थी। लाइब्रेरी उसी सड़क पर वाक़या थी। मेन रोड पर आते ही वो लोग ट्रैफिक जाम में फंस गए। सुमेरा ने ड्राइवर से कहा, ज़रा जाकर मालूम तो करो ट्रैफिक क्यों रुका है। ड्राइवर जी अच्छा कहकर उतर गया। कुछ देर बाद ही वापस आ गया। अपनी सीट पर बैठकर उसने पलट कर कहा, कुछ देर लग जाएगी। आगे किसी मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हो गया है। एम्बुलेंस वगैरह तो पहुंच गई है। ज़ख्मी को अस्पताल भेजकर पुलिस अपना बाकी का काम निपटाकर रास्ता खोल देगी। बार बार बेचैनी से पहलू बदलती मलीहा सुमेरा से बोली, ये ट्रैफिक तो जाने कब खुलेगा। लाइब्रेरी का यहाँ से ज़्यादा फासला भी नहीं है, मैं पैदल निकलती हूँ। ठीक है, सुमेरा ने इख्तिलाफ़ नहीं किया। फिर मलीहा ने ड्राइवर की तरफ रुख किया, तुम सुमेरा को छोड़कर घर वापस चले जाना, मैं खुद ही आ जाऊँगी। और कार से उतरकर गाड़ियों के बीच से गुजरती फुटपाथ पर आ गई। तेज़ कदमों से चलते हुए कुछ आगे जाकर उसने एक नज़र सड़क पर डाली, जहाँ बहुत से लोग भीड़ की शक्ल में जमा थे और किसी शख्स को स्ट्रेचर पर डालकर एम्बुलेंस में चढ़ाया जा रहा था। रश इस कदर था कि मलीहा सिर्फ ज़ख्मी के पैर ही देख सकी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलीहा ने अंदर के एक चक्कर लगाया, फिर बाहर आ गई। उससे वजदान कहीं भी नज़र नहीं आया। अभी 10 बजने में भी तो आधा घंटा बाकी है, उसने खुद को तसल्ली दी और वहीं सीढ़ियों पर बैठकर इंतज़ार करने लगी। फिर उसका इंतज़ार ही रहा। 10 बजे तक तो मलीहा अपने इज़्तिराब को दबाती रही, लेकिन 10 बजते ही उसकी बेचैनी अपने अरूज पर पहुंच गई। आपका इंतज़ार मैंने हर रोज़ किया है। इस वक्त तो ये सुनकर मलीहा ने कुछ महसूस नहीं किया था, मगर अब समझ आ रहा था कि इंतज़ार करना कितना मुश्किल काम है। गेट पर नज़र जमाए उसकी आंखें पथराने लगी। जाने कितना वक्त बीत गया था। कोई उससे पूछता तो कह देती सदियां बीत गई हैं। गेट पर खड़ा वॉचमैन, आते जाते लोग उससे अजीब नज़रों से देख रहे थे। फिर वो सब कुछ फरामोश किए बस वजदान के आने की दुआ मांगती रही। 5 बजते ही वो बेचैन सी उठ खड़ी हुई। लाइब्रेरी की दूसरी जानिब एक जनरल स्टोर था। मलीहा सड़क क्रॉस करते स्टोर में घुस गई। हेलो, चौथी बेल पर फ़ोन रिसीव किया गया। समद, आवाज़ पहचान कर मलीहा के होंठ भी आवाज़ हिली। उस वक्त वो सुमेरा के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहती थी। सुमेरा को बुला दे, उसने जल्दी से कहा तो उसे होल्ड करने को कहा गया। हेलो, कुछ देर बाद सुमेरा की आवाज़ उभरी। सुमेरा, इतना बोलने में ही मलीहा का गला रंध गया था और इस डर से कि कहीं वो रो न पड़े, मलीहा खामोश हो गई। सुमेरा उसकी आवाज़ पर हैरान और फिर खामोशी पर परेशान हो उठी। मलीहा, ये तुम हो? खामोश क्यों हो गई? प्लीज़ बताओ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। सुमेरा दहल गई। हुआ क्या है? मलीहा ने उसकी बात की अनसनी करते हुए कहा, मुझे वजदान का एड्रेस चाहिए। अब चुप होने की बारी सुमेरा की थी। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसकी आवाज़ आई, वजदान नहीं आया? फिर उसने कहा, तुम ऐसा करो, चाचू के ऑफ़िस फ़ोन करो, वहीं होगा। तुम्हें फ़ोन करने से पहले वहाँ फ़ोन किया था, पर वो कई महीने से ऑफ़िस नहीं आ रहा। तो कोर्ट में होगा, तुमने मालूम किया? जब वो ऑफ़िस छोड़ चुका है तो कोर्ट में क्या करेगा? वैसे भी कोर्ट 4 बजे बंद हो जाता है और इस वक्त 5 बज रहे हैं। मलीहा ने झिझला कर कहा। ओह सॉरी। सुमेरा को एहसास हुआ कि उसके सवाल मलीहा को जिज कर रहे हैं, तो फ़ौरन संभल कर बोली, अच्छा एड्रेस नोट करो। 1 मिनट। मलीहा ने अपने बैग से पेन और पॉकेट साइज़ डायरी निकाली और एड्रेस नोट करते ही फ़ोन रखकर दुकानदार को पेमेंट करती वो बाहर आ गई। सड़क के किनारे एक खाली टैक्सी थी। मलीहा तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गई। मुसाफिर के इंतज़ार में स्टीयरिंग पर सर रखे ऊँटते ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। बीबी किधर जाएंगी?
मलिया ने हाथ में पकड़ा कागज़ देखा और बोली, PACHS कॉलोनी। वो यहाँ तक तो आ गई थी, पर अब इस डबल स्टोरी बंगले के गेट के सामने खड़ी सोच रही थी कि अगर गेट वजदान के अलावा किसी और ने खोला तो क्या कहकर उसे बुलवाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मलिहा ने सर झटक कर नीम प्लेट पढ़ते हुए एड्रेस की तस्दीक की, फिर बेल बजा दी। दौड़ते कदमों की आवाज़ सुनाई दी, फिर गेट खुल गया। सब्ज आंखों वाली लड़की के चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो किसी और की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, और शायद इसीलिए उसने बिना पूछे दरवाज़ा खोल दिया था और अब मलिहा को देखकर सिरपिटा गई थी। आप कौन है? मलिहा इस सवाल पर घबरा सी गई। फिर उसने हाथ में दबी चिट उसकी तरफ बढ़ाई। ये एड्रेस आपके घर का है? लड़की ने चिट लेकर एड्रेस देखा, फिर उसे वापस करते हुए कहा, एड्रेस तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? वजदान मुस्तफ़ा से। क्या वो घर पर है? मलिहा ने कोशिश की कि अपना लहजा नॉर्मल रखे, पर सवाल ही ऐसा था जिस पर लड़की का चौंकना लाजिम था। आप कौन हैं और वजदान से क्यों मिलना चाहती हैं? मेरा नाम मलिहा फारूकी है। प्लीज़ आप वजदान को बुला दीजिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। उस लड़की की आंखों से अचानक ही तनफर झलकने लगा था। फिर वो काटदार लहजे में बोली, वजदान घर पर नहीं है, और झटके से गेट बंद करने लगी तो मलिहा ने हाथ रखकर उसे रोकते हुए पूछा, एक मिनट, क्या आपको मालूम है वो कहाँ गए और कब तक आएंगे? नहीं। वो एक लफ्ज़ बोलकर मलिहा का चेहरा देखने लगी, जो बैग से पेन निकालकर उस कागज़ के पीछे लगे कुछ लिखने लगी थी। वजदान जैसे घर आए उनसे कहिएगा इस नंबर पर मुझसे बात कर ले। मलिहा ने कागज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। लड़की ने कागज़ उसके हाथ से लेकर गेट बंद कर दिया। मलिहा ने दीवार का सहारा लिया, वरना गिर पड़ती। घर पे नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, तो फिर कहाँ चला गया? लाइब्रेरी क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूल गया हो? खुद कलामी के जवाब में वजदान की आवाज़ उसे कानों में गूंज गई। जब से आपको हिफ्ज़ किया है, खुद को भूल गया हूँ। एक ठेस सी उठी थी, जिसको दबाते वो टैक्सी में आ बैठी। आर्ट्स कौंसिल चलो। मलिहा ने कल अपनी पेंटिंग इश्क़ आतिश वजदान को गिफ्ट करके नुमाइश से हटवाई थी, और ये बात वजदान के इल्म में भी थी। मलिहा इस उम्मीद पर आर्ट्स कौंसिल आई थी कि शायद वजदान पेंटिंग लेने वहाँ आया हो, मगर वो वहाँ भी नहीं मिला। मलिहा ने अपने फ़ोन नंबर के साथ वजदान के नाम मैसेज छोड़ा और नुमाइश वाले पोर्शन में आ गई, इस उम्मीद पर कि एक शख्स का चेहरा देखती रही कि शायद वो वजदान होगा, मगर उसकी निगाहें नामुराद लौट आई। ड्राइवर को वापस लाइब्रेरी चलने का कहते हुए उसने रिस्ट वॉच पर नज़र दौड़ाई तो 5:45 हो रहे थे। उसे घर से निकले 8 घंटे से ज़्यादा बीत चुके थे। क्या आप अपने 24 घंटों में से एक पल भी मुझे नहीं दे सकती? उस वक्त वजदान के लहजे में जितनी इल्तिजाएं थी, उससे ज़्यादा इस वक्त मलिहा के चेहरे पर रकम थी। लाइब्रेरी पहुंचकर मलिहा ने हॉल के एक चक्कर लगाया। वजदान को ना पाकर वो कुछ सोचते हुए वॉचमैन के पास आई। खान साहब, आपसे किसी के बारे में पूछना है। पूछो। खान साहब की इजाज़त के बाद मज़ीद बोली, 24-25 साल का एक सांवले रंग का लड़का है, कद तकरीबन 6 फुट, आँखों और बालों का रंग स्याह है और अक्सर यहाँ आता है। क्या सुबह यहाँ आया था? आप वकील साहब का तो नहीं पूछ रही? खान साहब ने सोचते हुए अंदाज में कहा। मलिहा फ़ौरन बोली, हाँ हाँ, मैं उनका ही पूछ रही हूँ। 2-3 महीने से रोज़ आता है, पर आज नहीं आया। आपको यकीन है वो नहीं आए? मलिहा की बात पर वो हंसने लगे। क्या बात करता है जी, सुबह से बैठा है, आता तो हमको दिखता नहीं। वो इतने यकीन से कह रहा था कि मलिहा को उसकी बात मानना पड़ी। वो डगमगाते कदमों से सीढ़ियों तक आ गई। मैं सारा दिन आपका इंतज़ार करूँगा। एक सरगोशी कहीं आसपास सुनाई दी तो मलिहा ने तड़पकर कानों पर हाथ रख लिए। उसका ज़ब्त टूट रहा था
उसने सीढ़ियों पर बैठकर सर घुटनों पर रख लिया। 6:30 बजे जब मलीहा ने कस्रे फारूकी में कदम रखा, वो अपना यकीन हार चुकी थी और उस हार का चेहरा ड्राइंग रूम में मौजूद कोई शख्स ना देख ले, इसलिए वो पिछली तरफ हॉल के दरवाजे से अंदर आई। बहादुर, मेरे लिए कोई फ़ोन तो नहीं आया था? पास से गुजरते बहादुर को रोककर उसने पूछा। नहीं बीबी साहब, पर आप कहाँ चली गई थी, वो भी आज के दिन? मलीहा की आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। वो बहादुर को जवाब दिए बगैर अपने कमरे में आ गई। ठंडे यख पानी से मुंह धोते हुए उसने आंसुओं के हर निशान को बेदर्दी से रगड़ डाला। फिर तौलिए से चेहरा खुश करती वो ड्रेसिंग रूम में आ गई। अलमारी के दोनों पट खोले, वो बारी बारी हर सूट का जायज़ा ले रही थी। फिर बहुत सोचकर उसने पीच कलर के ड्रेस को निकाला तो नज़र उसके पीछे लटकते सूट पर ठहर गई। पिंक कलर के चौड़ीदार पजामे पर सफ़ेद कमीज़ थी, जिस पर पिंक रंग के मोतियों से गले और कमीज़ की हाफ स्लीव पर नफीस काम बना हुआ था। पिंक एंड वाइट कंट्रास्ट दुपट्टे को हाथ में लेते हुए उसे कुछ याद आया था। तुम सफ़ेद रंग मत पहना करो, इस रंग में तुम इतनी प्यारी लगती हो कि डर लगता है नज़र न लग जाए। नज़र तो लग चुकी नूरहुदा, अब किस बात का डर? उसने सोचा और वही सूट बाहर निकाल लिया। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक की तह जमा ली। मलीहा ज़िंदगी में पहली बार इतने एहतमाम से तैयार हुई थी। दोनों कलाइयों में भर भर कर वाइट और पिंक चूड़ियाँ डालकर उसने कानों में चांदी के आवेज़े पहने, फिर बेड पर आ बैठी। झुककर सैंडल पाँव में डालकर उसने बेड से दुपट्टा उठाकर शानों पर फैलाया। खुले बालों को एक हाथ से संवारते हुए उसकी नज़र आईने में नज़र आते ही अपने ही अक्स पर पड़ी। आज की तारीख में मेरे लिए रोशनी, रंग और उम्मीद तीनों ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन नूरहुदा फारूकी, उन्हें आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहना चाहिए, उसने कहा था और कमरे से निकल गई। ड्राइंग रूम के दरवाजे पर कदम रखते ही मलीहा की नज़र ब्लैक पैंट और मेहरून शर्ट पहने नूरहुदा पर पड़ी थी। उसी पर नूरहुदा ने भी दरवाजे की तरफ देखा था। नूरहुदा की आंखों की वो चमक मलीहा के लिए नई नहीं थी। उसने पलकें झुका ली। बाकी लोग भी मलीहा की तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। पल भर में उसकी कज़न्स ने उसे अपने घेरे में ले लिया था, मगर सुमेरा उठ नहीं सकी। किसी मोज़े की उम्मीद करते करते मलीहा को देखकर उसे एहसास हुआ था कि मोज़े अब नहीं होते। वो समझ गई कि मलीहा वजदान से नहीं मिल सकी। हद करती हो बेटा, आज के दिन शॉपिंग पर जाने की क्या ज़रूरत थी? अब देखो ज़रा, सब आए बैठे हैं और तो और दूल्हा भी मौजूद है, पर दुल्हन शादी की शॉपिंग करने गई हुई है। बड़ी मुमानी ने उसे देखकर कहा तो मलिक नासिर उसके कुछ बोलने से पहले बोल पड़े। छोड़िए भाभी, अब बातों में मज़ीद वक्त क्या गंवाना, आओ बेटी रस्म कर ली जाए। आखिर में वो मलीहा से बोले थे। मलीहा ने कदम बढ़ाया तो सुमेरा एकदम उससे कान के पास आकर बोली, इनकार कर दो, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। किस बर्ते पर? मलीहा ने इसकी तरफ देखकर जहर में बुझी सरगोशी की और आगे बढ़ गई। किसी ने उसे बाजू से पकड़कर नूरहुदा के पहलू में बिठा दिया। फिर बाबा जान की इजाज़त से नूरहुदा ने उसके बाएं हाथ की उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। खाने के बाद जब मेहमान रुखसत होने लगे तो मलीहा सुमेरा के गले लगकर आजिज़ी से बोली, आज रुक जाओ सुमेरा। सुमेरा हामी भर लेती। फिर उसने आफाक को देखा जो इशारे से मना कर रहा था, तो वो मजबूर हो गई। आज तो नहीं रुक सकती, मगर कल मैं सुबह से ही आ जाऊँगी, उसने मलीहा को खुद से अलग करते हुए कहा। अपना ख्याल रखना। फिर मलीहा का गाल चूमकर वो गाड़ी में जा बैठी। पोर्च में अब सिर्फ वो, बाबा जान और नूरहुदा रह गए थे। मलीहा उन दोनों की तरफ देखे बिना ही पलटकर अंदर चली गई। वो हॉल में आई तो अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने के बजाय खुले दरवाजे से लॉन में आ गई। नंगे पांव चहलकदमी करते हुए मलीहा के पैरों के नीचे भीगी घास का नरम कालीन बिछा था, लेकिन मलीहा को यूँ लग रहा था जैसे उसके पांव सिलकते अंगारों पर हों। इस एहसास के बावजूद उसने टहलना बंद नहीं किया। बर्दाश्त के रास्तों पर एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पहुँचकर दर्द बहुत बेदर्द हो जाता है, और इसी इंतहा पर पहुंचकर सब्र की चादर ओढ़े इंसान ऐसी कैफियत से गुजरता है
जहाँ सवाल करार का नहीं बेकरारी का हो जाता है। फिर जितना दर्द बढ़ता है उतना सुकून मिलता है। मलीहा भी खुद अजियती की इस कैफियत से गुजर रही थी। चक्कर काट कर बार बार पलटते हुए वो एक बार पलटी तो सामने नूर हुदा थे।